हेलो जी, नमस्कार। मैं हूँ डॉक्टर नूतन प्रकाश विश्वकर्मा। और जैसा कि हमने लास्ट के कुछ वीडियोस में स्टार्ट किया था, बायोस्टेट की एक सीरीज शुरू की थी और यूजी के बच्चों को ध्यान में रखते हुए हिंदी में स्टार्ट किया था। तो लास्ट के वीडियोस में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा स्टार्ट का, उसके एप्लीकेशंस पढ़े, फिर हमने आपको ये भी बताया कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मीन, मीडियन, मोड क्या होते हैं, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, हार्मोनिक मीन क्या होता है, उनके बीच में रिलेशन क्या है, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। अगर आप ये वीडियो डायरेक्टली देख रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट में बैक जा करके बाकी वीडियोस देखिए, ताकि ये वीडियोस भी आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी खत्म हो चुका था हमारा, और हम आज खत्म करने वाले हैं, नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं मेजर ऑफ डिस्पर्शन। देखते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्शन होता क्या है और इसके एप्लीकेशंस क्या है। जैसा मैंने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के केस में एक एग्जांपल दिया था कि सपोज आपके पास, आप किसी एक हायर पोजीशन पे बैठे हैं और आपको कुछ लोगों का सीवी आपके पास आता है और उनमें से आपको किसी एक को सेलेक्ट करना है। तो उस टाइम पे उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 3 एग्जांपल दिए थे और तीनों में आपने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बेसिस पर तीनों के मीन कैलकुलेट किए थे, और तीनों में जिसका मीन सबसे अच्छा आया था आपने उसको सेलेक्ट किया था। अगर आपको याद हो तो आप मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के वीडियोस में जाके देख सकते हैं, अगर याद नहीं है तो ऐसे अगर हम सेम एग्जांपल आपसे यहाँ पूछे कि अगर आपके पास 4 कैंडिडेट हैं, उनके जो मार्क्स हैं वो आपको टेबल में दिखाई पड़ रहे हैं, 10th में, 12th में, बीएससी में और एमएससी में। और अब तक के हमने स्टैट जितना पढ़ा है उसके बेसिस पर अगर आपको डिसीजन लेना हो कि आप जॉब किसको देंगे, तो अब तुरंत आपका आंसर यही होगा कि हम उसका अरिथमेटिक मीन निकालेंगे और जिसका मीन बेहतर होगा हम उसको सेलेक्ट करेंगे। तो देखते हैं कि क्या जो अप्रोच है हमारा, क्या हमारी हेल्प करने वाला है। तो देखते हैं, अगर कैंडिडेट 1 का हम मीन निकालें तो आपको दिखेगा 260, ये इसको सम करेंगे, समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन, तो ये 260/4, ये 65 आएगा। कैंडिडेट 2 का देखें तो 63.25। कैंडिडेट 3 का अगर आप निकालेंगे तो 250 इसका आएगा, 60 प्लस 50 120, 120 सॉरी 60 प्लस 50 110। और अगर आप इधर देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा अराउंड ये 140, सो ये 250 हो जाएगा वापस से 62.5। जबकि अगर आप कैंडिडेट नंबर 4 की बात करें तो इनको भी हम जब सम करेंगे तो पता चलेगा 260/4 इक्वल टू 65। तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं कि कैंडिडेट 2 और कैंडिडेट 3 के जो मेजर ऑफ डिस्पर्सन है वो कम है, आई मीन सॉरी, उसका जो मीन है वो कम है। तो ऐसे केस में आप या तो कैंडिडेट 1 को सेलेक्ट करेंगे या तो कैंडिडेट नंबर 4 को सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये फंस रही है, क्योंकि जो मीन वैल्यू है वो कैंडिडेट 1 की भी 65 आ रही है और कैंडिडेट 4 की भी 65 आ रही है। तो यहाँ पर हम किसको सेलेक्ट करें? तो अगर आप कॉमन सेंस की बात करें, अगर आप बहुत कॉमनली एक सोचें कि आखिर हमें किसको जॉब देनी चाहिए, तो यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि 10th की वैल्यू भी उतनी है, 10th के मार्क्स का भी वेटेज उतना ही है जितना कि 12th का है, जितना कि बीएससी का है, जितना कि एमएससी का है। आप ये नहीं कह सकते कि चलो भाई इसने 12th में ज़्यादा मार्क्स लेके आया है तो हम कैंडिडेट 1 को प्रीफर कर दें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो ऐसे में अगर आप देखेंगे तो एक आइडिया आप लगा सकते हैं कि जो आपकी मीन की वैल्यू है, तो मीन की वैल्यू आपकी 65 आ रही है, तो 65 से जो ज़्यादा वेरिएशन शो करता है, आप देखेंगे यहाँ पर 65 से 5 कम है और यहाँ पर 5 ज़्यादा है, जबकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 3 कम है और यहाँ पर 3 ज़्यादा है। मतलब जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है उसकी ये जो वैल्यू है ज़्यादा पास में आ रही है, जबकि ये जो है ये ज़्यादा वेरिएशन शो कर रही है। तो आप इन शॉर्ट ऐसा कह सकते हो कि कैंडिडेट नंबर जो 4 है वो ज़्यादा कंसिस्टेंट है ना, उसका वेरिएशन बहुत कम है। तो कैंडिडेट नंबर 4 का कंपेरेटिवली जो परफॉर्मेंस है वो कंसिस्टेंट है, इसीलिए हमको कैंडिडेट नंबर 4 को हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ तो आपने आसानी से गेस कर लिया कि चलो भाई 4 ही नंबर थे तो आपने पता चल गया कंसिस्टेंट कौन है। लेकिन अगर यही वैल्यू हम आपको 1000 में दे दें, लैक्स में दे दें, तो क्या आप कर पाओगे? ऑब्वियसली योर आंसर विल बी नो, नहीं कर पाएंगे। तो हमारे पास कुछ ऐसा होना चाहिए, एक कोई क्वांटिटेटिव वैल्यू होनी चाहिए जिससे हमें पता चल सके कि इसका ज़्यादा कंसिस्टेंट है और किसका ज़्यादा वेरिएबल है। तो कंसिस्टेंट किसका है और किसमें वेरिएशन ज़्यादा है, किसमें वेरिएशन कम है, इसी की स्टडी को हम बोलेंगे आज मेजर ऑफ डिस्पर्सन। क्योंकि कितनी बार ऐसा होगा
रियल लाइफ में या आपके रिसर्च में कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अकेले के बेसिस पर आप डिसीजन नहीं ले पाओ, तो इसी को हम बोलते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्सन। तो देखेंगे यहाँ पर द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो एक आई व्यू आपको देती है सारे डेटा का, इसलिए इसे हम एवरेज ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर बोलते हैं। और उनमें से जो सबसे ज्यादा सेंट्रल वैल्यू आपने देखा था दैट वाज द अरिथमेटिक मीन। जबकि जो द मेजर ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ आइटम इन डिस्ट्रीब्यूशन, जैसा आपको देखा है कि जितनी डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें जो स्कैटरिंग है उसके एवरेज को हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन बोलते हैं। डिस्पर्सन मेजर द एक्सटेंट टू व्हिच द आइटम वेरी फ्रॉम सम सेंट्रल वैल्यू। सेंट्रल जो आपकी वैल्यू उसके आगे पीछे कितना वेरिएशन है। It may be noted that the measure of dispersion or variation measure only the degree but not the direction of the variation। यहाँ पर सिर्फ आपको क्या मिलेगा, आपको डिग्री मिलेगी लेकिन आपको क्या नहीं मिलेगा, डायरेक्शन नहीं मिलेगा। देखते हैं क्या करके हम इसको डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं कि मेजर ऑफ डिस्पर्सन कितने तरीके के होते हैं। तो जो मेजर ऑफ डिस्पर्सन है इसको हम एवरेज ऑफ द सेकेंड ऑर्डर बोलते हैं, जबकि जो मीन मीडियन मोड आपने निकाला था उसको हम एवरेज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बोलते हैं, because they are based on the deviation of the different values from the mean or other measure of central tendency which are called average of the first order। क्योंकि ये क्या होता है, जो मेजर ऑफ डिस्पर्सन है ये मेजर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर मतलब जो मीन मीडियन मोड है उस पर डिपेंड होता है, इसीलिए इसे सेकंड ऑर्डर भी बोलते हैं। अगर हम इसको और शॉर्ट में देखें इसकी डेफिनेशन क्या है तो देखिएगा, बाउली एक स्टैटिस्टिशियन थे, उन्होंने ऐसा बोला कि डिस्पर्सन इज द मेजर ऑफ द वेरिएशन ऑफ द आइटम। बहुत सिंपल है। दूसरे अगर साइंटिस्ट की बात करें तो ये बोलते हैं कि डिस्पर्सन इज अ मेजर ऑफ द एक्सटेंट टू व्हिच द इंडिविजुअल आइटम्स वेरी। तो बहुत सारे डेफिनेशंस हैं, आप इनमें से किसी भी डेफिनेशन को याद कर सकते हैं। तो देखते हैं मेजर्स ऑफ मेजरिंग जो डिस्पर्सन है उसको मेजर करने के हमारे पास कितने तरीके हैं और उनकी मेरिट्स क्या है और डीमेरिट्स क्या है। तो पहला जो आपका है वो है रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ये चार हैं जिनको आपको पढ़ना चाहिए। एक एक करके हम आपको बताते हैं कि रेंज का मतलब क्या होता है। ये पहला है, रेंज क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन इन अ गिवन सेट ऑफ डेटा। तो देखिएगा जैसे इसका फॉर्मूला है कि जो लार्जेस्ट वैल्यू है डिस्ट्रीब्यूशन में उसमें से अगर स्मॉलेस्ट वैल्यू को हम माइनस कर दे तो हमको रेंज मिल जाएगा। तो देखिएगा, फाइंड आउट द रेंज ऑफ द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन। आपको कुछ वैल्यूज मिल रही है 1, 3, 5, 9 एंड 11, इसमें से आपको रेंज निकालना है। तो रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लार्जेस्ट वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी जो लार्जेस्ट वैल्यू है 11 है और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है 1 है, तो इसका अगर हम रेंज निकालें तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। रेंज इक्वल टू 11 माइनस 1 इक्वल टू 10। अब कभी अगर ऐसा हो कि अगर दो आपको वैल्यूज दी हो, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 1, 3, 5, 9, 11 और एक दूसरी कोई डिस्ट्रीब्यूशन हो 5, 4, 3, 2, 1 ऐसा करके कोई हो, और दोनों को अगर कंपैरिजन करना हो तो ऑब्वियस है इस तरह से हम रेंज से कंपैरिजन नहीं करेंगे, वहां पर हम रेंज कोएफिशिएंट निकालते हैं। इसका भी रेंज कोएफिशिएंट निकाल लेते हैं और दूसरे का भी रेंज कोएफिशिएंट निकाल लेते हैं। देन वी कैन कंपेयर कि कौन ज्यादा कंसिस्टेंट है और कौन कम कंसिस्टेंट है। तो रेंज कोएफिशिएंट को कैसे निकालेंगे, L माइनस एस डिवाइडेड बाई L प्लस एस। ये बहुत सिंपल सा रेंज कोएफिशिएंट है। लेकिन इसकी देखो यहाँ पर एक एग्जांपल आपको देता हूँ, इसे देखिएगा, रेंज के ऊपर बेस्ड है। देखिए क्या है, टू सैंपल ऑफ कोलेस्ट्रॉल मेजरमेंट्स ऑन अ गिवन पर्सन यूजिंग द ऑटो एनालाइजर एंड माइक्रो एंजाइमेटिक मेजरमेंट मेथड्स। मतलब क्या हुआ, कुछ पेशेंट्स हैं, दो सैंपल है पेशेंट के, तो जो सैंपल है तो उसको हमने दो अलग अलग मेथड से मेजर किया है, उसमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल देख रहे हैं। पहला है ऑटो एनालाइजर, दूसरा है माइक्रो एंजाइमेटिक मेजरमेंट मेथड। ठीक है, क्या पूछ रहा है इसमें, कंप्यूट द रेंज फॉर द ऑटो एनालाइजर एंड माइक्रो एंजाइमेटिक मेथड डेटा इन द कंपेयर द वेरिएबिलिटी ऑफ द टू मेथड। मतलब मींस दोनों जो सैंपल्स हैं उनमें वेरिएबिलिटी के लिए हमको रेंज कैलकुलेट करना है। तो आप देख सकते हैं जो ऑटो एनालाइजर से हमने यूज किया है तो उसमें देख सकते हो जो उसका वैल्यू आई है वो 177, 193, 195, 209 एंड 226। जबकि यहाँ पर अगर माइक्रो एंजाइमेटिक के थ्रू हमने जो कैलकुलेशन किया है तो 192, 197, 202 एंड 209। अब आपको क्या करना है, इनमें देखना है कि कौन ज्यादा कंसिस्टेंट है और किस में ज्यादा वेरिएबिलिटी आ रही है ना। तो आप देखेंगे इसको हम रेंज निकाल लेते हैं। तो इसका रेंज जैसे ही निकालेंगे तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू थी आप देख सकते हो 177 और मैक्सिमम कितनी है 226। तो 226 माइनस 177 इक्वल टू 49 mg/dl। जबकि अगर माइक्रो एंजाइमेटिक की बात करें तो जो सबसे छोटी वैल्यू है
वो है 192 और सबसे बड़ी वैल्यू है वो है 209। तो देखिए इसका हो गया 17 mg/dl। लेकिन अगर इन दोनों का मीन हम निकालें, ये पहले वाले का भी और दूसरे वाले का मीन, तो इसका भी मीन ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिया हुआ है। अगर इनको आप मीन निकालोगे तो इसका 200 आएगा और इसका भी 200 आएगा। तो ऐसे केसेस में जब दोनों के मीन बराबर हैं तो ऐसे में डायरेक्टली आप रेंज से भी कंपैरिजन कर सकते हो। रेंज कोएफिशिएंट निकालने की जरूरत नहीं है। अगर ये जो आपकी पहली वैल्यू दी हुई है और ये दूसरा आपको जो दिया हुआ है, अगर इन दोनों का मीन अलग अलग होता तो हमको कंपैरिजन करने के लिए क्या निकालना पड़ता, हमको रेंज कोएफिशिएंट, इसका हम रेंज कोएफिशिएंट निकालते और इसका भी रेंज कोएफिशिएंट निकालते। लेकिन चूंकि दोनों का मीन सेम है तो कोई जरूरत नहीं है। आप देख सकते हो कि जो 49 है तो 49 mg/dl ये वैल्यू ज्यादा है, तो जितनी ज्यादा वैल्यू मतलब उतना ज्यादा वेरिएबल, मतलब उसमें ज्यादा उतना ही ज्यादा वेरिएशन है। तो आप देख सकते हो तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 226 और इसकी कितनी है 177। तो डिफरेंस कितना है 49 का। लेकिन जबकि ये वैल्यूज हैं उनमें सिर्फ 17 mg/dl का डिफरेंस आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऑटो एनालाइजर मेथड है उसमें ज्यादा वेरिएबिलिटी है, जबकि जो माइक्रो एंजाइमेटिक मेथड है उसमें आपको डेटा ज्यादा कंसिस्टेंट मिल रहा है। तो इस तरह से आप कंपैरिजन कर पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये प्रॉब्लम दे रहा हूं मैं आपको। द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऑफ 7 मिडिल एज्ड मेन आर गिवन इन एज फॉलोज। और आपको इनको क्या निकालना है, इनका आपको रेंज निकाल के हमें बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वार्टाइल, क्वार्टाइल और डेसाइल और परसेंटाइल के बारे में हम पहले से बात कर चुके हैं। तो यहाँ पर आपको जो दूसरा पढ़ना है उसे बोलते हैं क्वार्टाइल डेविएशन। अब देखते हैं इसका आखिर ड्रॉबैक क्या है। रेंज का बेनिफिट आपको क्या समझना है। रेंज का मेरिट ये है कि बड़ा आसानी से कैलकुलेट हो जाता है, चाहे आपको रेंज निकालना हो या आपको रेंज कोएफिशिएंट निकालना हो। सो सिंपल, छोटा बच्चा भी कर सकता है। लेकिन 6 स्टैंडर्ड में बच्चा पढ़ता है 5 में तो भी आराम से सब्सट्रैक्शन तो कर ही सकता है, राइट। तो इसमें सब्सट्रैक्शन ज्यादा कुछ नहीं, इवन अगर रेंज कोएफिशिएंट निकालना है तो भी बड़ा सिंपल सा है। लेकिन इसकी डिमेरिट क्या है, सबसे बड़ी डिमेरिट ये है कि जो रेंज है आप देख सकते हैं सिर्फ एक्सट्रीम वैल्यूज पे डिपेंड है। एक्सट्रीम मतलब इसको सिर्फ लार्जेस्ट वैल्यू से मतलब है और स्मॉलेस्ट से वैल्यू मतलब, बाकी बीच में क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इसको। तो इसलिए रेंज की डिमेरिट है, ये सारी वैल्यूज पे डिपेंडेंट नहीं है। तो इसके ओवरकम करने के लिए हमारे पास नेक्स्ट मेथड है, जिसे बोलते हैं क्वार्टाइल। क्वार्टाइल में क्या करते हैं, क्वार्टाइल में जो भी आपको क्वार्टाइल कैसे निकालेंगे, क्वार्टाइल आर सम वैल्यू दैट डिवाइड ए लिस्ट ऑफ नंबर्स इनटू क्वार्टर्स। इनके बारे में हमने डिटेल में ऑलरेडी पहले वाले वीडियोस में बात कर रखी है। तो अगर हमको क्वार्टाइल में अरेंज करना है वैल्यूज को तो कैसे करेंगे, फर्स्ट पुट द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन ऑर्डर। जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यूज हैं उनको आपको क्या करना चाहिए, नंबर्स में अरेंज कर देना चाहिए, है ना। लिस्ट ऑफ नंबर्स इन ऑर्डर मींस इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना चाहिए। तो देखिए हमने अरेंज कर दिया यहाँ पे। देन कट द लिस्ट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, मतलब उसके बाद हमको इस तरह से इनको कट करना है ताकि 4 पार्ट में डिवाइड हो जाए। और देखिए यहाँ पर 4 पार्ट, यहाँ पे कितने नंबर है हमारे पास 3, ये 7 है। तो देखिएगा यहाँ पर 1 2 3 4 इक्वल पार्ट में हमने इसे डिवाइड करना है ना। द क्वार्टाइल्स आर एट द कट्स, आप देख सकते हैं। पुट देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, यहाँ पर देख लीजिए कट द लिस्ट इनटू क्वार्टर। तो क्वार्टाइल 1 जो है उसकी वैल्यू 4 है, क्वार्टाइल 2 की वैल्यू जो है वो आपका जो कि मीडियन भी है 5 है, और क्वार्टाइल 3 की वैल्यू आप देख पा रहे हो यहाँ पे 8 है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि अगर वैल्यू मान लिया इवन में है, तो इवन में होगी तो थोड़ी दिक्कत पड़ेगी। तो आप देखोगे जब इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे आप, तो आप देख पाएंगे कि जो Q2 की वैल्यू आ रही है ये कहाँ पे आ रही है, 5 और 6 के बीच में आ रही है। तो Q1 की वैल्यू तो आसानी से पता चल जाएगा आपको 3 है, जबकि अगर Q2 की हम वैल्यू देखें तो 5 और 6, तो इनका हम मिडिल निकाल देंगे, 5 + 6 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो वैल्यू आपकी हो जाएगी 5.5, और क्वार्टाइल 3 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 7। ये तो हम पहले भी देख चुके हैं, लेकिन अब हम देखते हैं क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है। ऐसे एक इंटर क्वार्टाइल रेंज होता है, कभी कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज का मतलब बहुत सिंपल है, अगर क्वार्टर 3 को हम क्वार्टर 1 से माइनस कर दें तो क्वार्टर 3 माइनस क्वार्टर 1 विल बी योर इंटर क्वार्टाइल रेंज। बहुत सिंपल है। यहाँ पर देखिएगा आप, अगर आपको यहाँ पर इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालना हो तो वैल्यू ऑफ क्वार्टाइल 3 ये आपका 8 है और क्वार्टाइल 1 की वैल्यू आपकी 4 है, तो 8 - 4 विल बी 4। वेरी सिंपल। तो क्वार्टाइल डेविएशन हम कैसे निकालेंगे, तो क्वार्टाइल डेविएशन में आप देख सकते हैं बहुत सिंपल है। अगर हम क्वार्टाइल 3 में से क्वार्टाइल 1 की वैल्यू माइनस कर दें और डिवाइडेड बाई 2 कर दें तो आपको क्वार्टाइल डेविएशन मिल जाएगा। तो इसी का क्या बोलते हैं, इट इज द सेकंड मेजर ऑफ डिस्पर्सन, नो डाउट इम्प्रूव्ड वर्जन ओवर द रेंज। It is based on the quartile. So while calculating this require upper quartile and lower quartile, and then it is divided by 2. As it is half of the difference between two quartile, it is also a semi interquartile range, है ना।
तो इसमें भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको समझ में नहीं आएगा, हालांकि ये रेंज से थोड़ा बेहतर है, ये इसको हम ज़्यादा यूज़ करते नहीं, बट पर थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको समझा रहा हूँ इसको। तो ये इसके भी अपने ड्रॉबैक्स हैं, मैं आपको आगे बताता हूँ। फिर उससे और दूसरा है, जिसे बोलते हैं थर्ड वन है, जिसे बोलते हैं मीन डेविएशन। इसको हम और एवरेज डेविएशन के नाम से भी बोलते हैं। So the mean deviation is a measure of distribution that is based on all the item in the distribution. ये सारे पे डिपेंड करेगा, है ना। जैसे मैंने बताया कि चाहे वो हम मीन डेविएशन की बात करें या रेंज की, तो वो कुछ ही नंबर पे कैलकुलेट होता था। लेकिन जो मीन डेविएशन है, इसकी प्लस पॉइंट ये है कि इसमें हम किसी भी नंबर को आपके इग्नोर नहीं करेंगे, हम कैलकुलेशन में सारे नंबर्स को इंक्लूड करेंगे, तो इसीलिए इसे बोलते हैं मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन की अगर हम फार्मूला निकालें तो फार्मूला क्या है, मीन डेविएशन का मतलब क्या हो, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार। तो देखिए आप एक्स बार मतलब क्या, मीन हुआ। तो मीन जब आप कैलकुलेट करोगे किसी वैल्यू का, कोई किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का, तो उसमें सारे नंबर्स आ जाएंगे। इसका मतलब जो आपका मीन डेविएशन आने वाला है, इसमें कोई भी नंबर छूटेगा नहीं, तो ये बाकी से बेहतर है। एन डिवाइडेड बाय एन। और अगर दोनों के मीन अलग अलग आ रहे हैं, दो में अगर आपको कभी कंपैरिजन करना है, तो ये फार्मूला आपको कोफिशिएंट निकालना पड़ेगा ऑब्वियसली। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन इक्वल टू मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। चलिए हम मीन डेविएशन कैसे निकालेंगे, इसको एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट द मीन डेविएशन एंड द कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम द गिवन डेटा। आपको वैल्यूज दी हुई है, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन। तो पहला काम क्या करना पड़ेगा कि जो डेटा है उसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं। जैसे अरेंज करेंगे तो आप देख सकते हो 100, 120, 130, 140, 50, 60 एंड 200, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसका पहले मीन निकाल लेते हैं। तो इनको जब आप प्लस करोगे तो समेशन ऑफ एक्स विल बी 1000, और नंबर कितने, वैल्यू आपके पास 7 है, तो 1000 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल टू 142.86, राइट। अब हम क्या करेंगे, 142.86 है और आपको फार्मूला क्या कहता है, समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें पहले एक्स माइनस एक्स बार निकालना होगा, और जितने एक्स माइनस एक्स बार की वैल्यूज आएगी उनको बाद में ऐड कर देंगे, तो हमें समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं 1000 में से हम क्या करेंगे, सॉरी ये आपका जो 142.86 है, तो 140 एक्स माइनस एक्स बार मतलब 100 माइनस 142.86 जब आप करेंगे तो आपको जो वैल्यू आएगी वो -42.86 आएगी। लेकिन आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना है, जब भी हम मीन डेविएशन अबाउट द मीन निकालते हैं तो हम जो निगेटिव साइन है उसको क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। आपको निगेटिव में आए या पॉजिटिव में आए कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ पॉजिटिव में ही लिखना है, ये आप जरूर ध्यान दीजिएगा। तो 100 माइनस 142.86, तो निगेटिव वैल्यू हो को इग्नोर करेंगे और आपका वैल्यू आएगा 42.86। 120 माइनस 142.86 आना चाहिए -22.86, लेकिन हमको निगेटिव यहाँ पर ये हमको क्या करना है, उसको नेग्लेक्ट करना है, उसको अवॉइड करना है। फिर मीन डेविएशन कैसे निकालेंगे, अब इन सारी वैल्यूज को हम जोड़ देंगे। ये वैल्यू हमारा ये आ गई 162.86 डिवाइडेड बाय 7, ये आपका आ गया 23.27। अगर आपको मीन डेविएशन निकालना है तो वो भी आप निकाल सकते हो। तो इस तरह से हम निकालते हैं मीन डेविएशन अबाउट द मीन, ऑलराइट। तो इसके भी अब हम नेक्स्ट है जो सबसे ज्यादा आज की डेट में हम यूज करते हैं और जो सबसे ज्यादा हमारे लिए यूजफुल है, लास्ट वन, मेजर ऑफ डिस्पर्सन, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ वेरिएशन और डिस्पर्सन ऑफ अ सेट ऑफ वैल्यू। किसने दिया था, कार्ल पियर्सन ने दिया था 1893 में। और जैसा कि जब हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ते हैं तो जब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा फेमस था, वो था मेजर ऑफ, क्या पढ़ाया था आपको, मीन, अरिथमेटिक मीन। ऐसे जब हम मेजर ऑफ डिस्पर्सन की बात करते हैं तो जो सबसे ज्यादा कोई चीज यूज होती है वो आती है आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन। So just as the arithmetic mean is the most of all the averages, the standard deviation is the best of all measure of dispersion. The standard deviation is, इसको हम किससे करेंगे, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमेशा हम कैलकुलेट किसके बेसिस पे करते हैं, अरिथमेटिक मीन के बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं। इससे पहले की अगर हम जितने की बात करें, while looking at the earlier measure of dispersion, all of them suffer from one or the other demerit. इससे पहले हमने जितने किए थे, लाइक हमने रेंज पढ़ा था तो आपको बताया था कि जो रेंज था उसको जब आप निकालते थे वो सिर्फ दो ही वैल्यू पे, एक्सट्रीम वैल्यू पे डिपेंड करता था। जबकि अगर हम क्वार्टाइल डेविएशन की बात करें तो उसमें वो सिर्फ 50% आइटम को ही कंसिडर करता था। जबकि अगर मीन डेविएशन की बात करें तो ऑब्वियसली सबसे अच्छा था, लेकिन उसमें एक बात याद बताया था आपको कि नेगेटिव जो साइन था उसको आपको इग्नोर करना था, कोई बेसिस नहीं था फिर भी अपने को इग्नोर करना था। तो ये सब में जो तीनों हमने अभी तक यूज किए उनके अपने ड्रॉबैक थे, इसीलिए हमारे पास जो सबसे अच्छा है आज की डेट में उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, और इसको हम
SD से रिप्रेजेंट करते हैं या सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। So Carl Pearson, after observing all these things, has given us a more scientific formula for calculating or measuring dispersion. While calculating the standard deviation, we take deviation of individual observation from their arithmetic mean. यहाँ पर SD का मतलब standard deviation है और AM का मतलब arithmetic mean है, and then each squares. अगर इसको मोर देखें, the sum of square is divided by the number of observations, and the square root of this sum is known as standard deviation. तो देखते हैं कैसे निकालेंगे, इसके मेरिट देखिए, डिमेरिट देखिए, फिर इसको हम कैलकुलेट करेंगे। मेरिट इसकी क्या है, सबसे पॉपुलर साइंटिफिक मेजर ऑफ डिस्पर्सन है, और स्टैंडर्ड डेविएशन के बेसिस पर हम आगे आपको बताएंगे कि आप स्क्यूनेस या कोरिलेशन, ये सारी चीजों को देख सकते हैं। इट कंसिडर ऑल द आइटम्स ऑफ द सीरीज, इसकी मेरिट है, एक को भी हम छोड़ेंगे नहीं। And the squaring of deviation make them positive, and the difficulty about algebraic sign which was expressed in the case of mean deviation is not found here. इसका मतलब ये बता रहा है कि जो भी वैल्यू आप देखते थे मीन डेविएशन में, कि जो वैल्यू हमको माइनस वाले को कंसीडर करनी थी प्लस में, उसको हम स्क्वायर कर देंगे तो ऑटोमेटिकली जो नेगेटिव साइन रहता था इग्नोर करना पड़ता था, वो ऑटोमेटिकली जब स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। इसकी डेमेरिट क्या है, थोड़ा सा मुश्किल है, कैलकुलेशन इज डिफिकल्ट, इज नॉट एज इजियर एज रेंज एंड क्वार्टाइल डिवीजन, एंड इट इज ऑलवेज डिपेंड्स ऑन अरिथमेटिक मीन, नॉट अंडर द मीडियन एंड मोड। ठीक है, तो ये इसकी मेरिट एंड एक्सट्रीम आइटम्स ग्रेट इंपॉर्टेंस, क्योंकि जैसा आपको बताया था कि जब अरिथमेटिक मीन पर आते थे तो उसमें बताया था कि जो एक्सट्रीम वैल्यूज होती हैं उनसे उस पर ज्यादा फर्क पड़ता है। तो ये इसका कुछ फार्मूला है। रॉ डेटा अगर आपके पास है तो स्टैंडर्ड डेविएशन की फार्मूला देख लीजिए आप, डिस्क्रीट है तो आपको दूसरा फार्मूला यूज करना पड़ेगा, और कंटिन्यूअस है तो आपको तीसरा फार्मूला यूज करना पड़ेगा। तो एक एक करके हम देखते हैं, पहले रॉ डेटा बता देते हैं कि रॉ डेटा का स्टैंडर्ड डेविएशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। बहुत सिंपल है, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू स्क्वायर रूट में आपका समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस 1। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर देखिएगा, द वेट ऑफ 5 ईयर हेड ऑफ सोरघम की कुछ वैल्यूज दी हुई हैं, इनका स्टैंडर्ड डेविएशन आपको निकालना है। फार्मूला आपके पास बहुत सिंपल है, क्योंकि डेटा है ये अनग्रुप डेटा है, तो सिंपल फार्मूला रहेगा समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन डिवाइडेड बाय n माइनस 1। तो यहाँ पर n अगर आप देखेंगे तो कितने हैं आपके पास, 5 है, तो 5 माइनस 1 विल बी 4। एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर करना है आपको, एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर करना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें कि एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर करना है, तो हमें पहले क्या चाहिए, वी नीड एक्स माइनस एक्स बार, तो पहले एक्स बार चाहिए। तो एक्स बार कैसे निकालेंगे आप देखिएगा, एक्स बार जब आप निकालेंगे तो इन सारी वैल्यूज को आपने जोड़ देना है और उसके बाद डिवाइडेड बाई 5 कर देना है। तो आप जब डिवाइडेड बाई 5 करेंगे, 570 डिवाइडेड बाई 5, तो आपको वैल्यू कुछ मिल जाएगी 114, है ना। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपको दिख रहा है 114। मैं इसको ठीक कर देता हूँ कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए, ये देखिए। ओके, तो देखिए आपका जो एक्स बार की वैल्यू आ गई है 114 आ गई है। अब मैं एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर यहाँ पर स्क्वायर आप कंसिडर कर लेना, यहाँ पर शायद कहीं पे हाइड हो रहा है, इट इज ओके, आई थिंक इट इज नॉट हिडन नाउ, मेक इट, yeah, I think it is clear now. There should not be any chance for confusion. Okay, so let me make it full screen. तो x माइनस एक्स बार, फिर भी यहाँ पर x बार पता नहीं क्यों छिप रहा है, कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही करके समझा देता हूँ, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो x माइनस एक्स बार, तो 100 माइनस 114 कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर निगेटिव साइन हम इग्नोर नहीं करेंगे, है ना। तो ये निगेटिव के साथ जैसे यहाँ पर देखें 24 माइनस 114, तो ये वैल्यू आ जाएगी 10। 126 माइनस 114 विल बी 12, राइट। और इनका हम स्क्वायर कर देंगे, होल स्क्वायर करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि अगर इनका होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस 14 का जब होल स्क्वायर करेंगे तो 196 हो जाएगा, माइनस 12 का हो जाएगा 144, 4 का हो जाएगा 16, 10 का हो जाएगा 100, 12 का हो जाएगा 144, राइट। और इन सबको हम ऐड कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इक्वल टू 600। तो इनको आप ऐड कर दीजिए सबको, आपको 600 मिल जाएगा, और ये वैल्यू को आप हम यहाँ पे रख देते हैं, तो यहाँ पर 600 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 12.24। तो इस तरह से आपने बहुत आसानी से स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर लिया। ऐसे अगर हमको निकालना हो दूसरा, अगर ग्रुप के लिए देखें तो यहाँ पर फॉर्मूला थोड़ा चेंज हुआ है, समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ, ये मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि एफ एक्स वगैरह क्या होता है। अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो इसके पहले जब आप
मीन मीडियन मोड वाले वीडियो देख लीजिए, तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी मिल रही है तो आपको चाहिए एफ एक्स भी चाहिए आपको, और एफ एक्स स्क्वायर भी चाहिए, तो यहाँ पर एफ एक्स निकाल लिया है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर कर दिया है, मतलब आपका ये एक्स वैल्यू है 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36, 7 का 49, ऑलराइट। और एफ एक्स स्क्वायर निकालना है आपको, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 9 इक्वल टू 36। तो आप देख सकते हो एफ एक्स समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर, मतलब जो एफ एक्स स्क्वायर की इंडिविजुअल वैल्यूज हैं इन सबको ऐड करोगे तो 1537 आएगा। आप इंडिविजुअली आप इसको वीडियो को पॉज करके आप इसे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। तो ये 1537 की वैल्यू यहाँ पर रख दी, देन समेशन ऑफ एफ, इन सारी वैल्यूज को जोड़ेंगे ये आ जाएगा 50। समेशन ऑफ एफ एक्स का होल स्क्वायर, अगर आप समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर अगर आप देखें तो समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ एक्स देखिए यहाँ पे क्या है 271, समेशन ऑफ एफ कितना है 50, ऑलराइट। तो 271 डिवाइडेड बाय 50 का होल स्क्वायर, इनको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 1.167। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, इसका आंसर आप निकाल के बताइएगा। इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन chrysanthemum, a botanist measured the stem elongation of 5 plants grown on the same greenhouse bench. The result are something 76, 72, 65, 70 and 82. You have to calculate the standard deviation and let me know your answers. अब लास्ट हमारा बचता है स्टैंडर्ड डेविएशन के बाद आता है आपका वेरिएंस। तो वेरिएंस का बहुत सिंपल है, द एवरेज ऑफ द स्क्वायर्ड डिफरेंस फ्रॉम द मीन। और अगर इसको हम सिंपल तरीके से देखें तो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू जितनी आई उसको अगर आप स्क्वायर कर दें तो आपको वैल्यू मिल जाएगा क्या, किसका, वेरिएंस का। इसका मतलब क्या हुआ, स्टैंडर्ड डेविएशन की आपको फार्मूला क्या बताया था, स्क्वायर रूट समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस 1। आप रूट हटा दो, ऑब्वियस है स्टैंडर्ड डेविएशन को जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो ये आपका वेरिएंस निकल जाएगा। अब अगर आपके पास मान लिया दो ग्रुप हैं, दो अलग अलग हैं, उनके बीच में आपको कंपैरिजन करना है। तो कंपैरिजन करना है तो आपको पता है कि चूंकि मीन अलग अलग होगा तो आप डायरेक्टली वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं निकाल सकते, आपको कोएफिशिएंट निकालना पड़ेगा। तो कोएफिशिएंट का भी फार्मूला देख लेते हैं, बड़ा सिंपल सा है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फार्मूला, या कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस बोलिए या कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी बोलिए, कोई बात नहीं चलेगा, इक्वल टू s डिवाइडेड बाय x बार। यहाँ पर s का मतलब है, यहाँ पर आप st समझ सकते हो या सिग्मा स्क्वायर समझ सकते हो, सॉरी सिग्मा समझ सकते हो। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को मीन से डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दें, तो आपको मिल जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। यहाँ पर जैसे देखिए एग्जांपल मैं आपको देता हूँ डायरेक्टली, यहाँ से ज्यादा आपको समझ में आएगा। इन टू सीरीज ऑफ एडल्ट एज 21 ईयर एंड चिल्ड्रन 3 मंथ ओल्ड फॉलोइंग वैल्यूज वेर ऑब्टेन्ड फॉर द हाइट, है ना। मतलब क्या हुआ कि कुछ लोग हैं जो एडल्ट हैं 21 ईयर के, उनके कुछ डेटा उनके मेजरमेंट किए गए हाइट के, और बच्चे जो 3 मंथ के उनकी हाइट मेजर की गई, और ये जानना चाहते हैं हम कि जो हाइट में वेरिएशन होता है वो बच्चों में ज्यादा होता है, हाइट में 3 महीने के बच्चे में ज्यादा वेरिएशन होता है, या 21 साल के एडल्ट में होता है। तो इसके लिए मैं डायरेक्टली यहाँ पर आपको वैल्यू दे रहा हूँ ताकि आपको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का इंपॉर्टेंस पता चले। तो यहाँ पर देखिएगा एडल्ट का आपका जो मीन हाइट निकाला गया है वो 160 सेंटीमीटर है, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 10 सेंटीमीटर है। जबकि अगर चिल्ड्रन की बात करें तो मीन हाइट 60 सेंटीमीटर है, जबकि स्टैंडर्ड डेविएशन 50 सेंटीमीटर है। तो इन दोनों में आपको कंपैरिजन करके बताना है कि किसकी डेटा में ज्यादा वेरिएशन है, राइट, किसकी हाइट में ज्यादा वेरिएशन है, कि कौन ज्यादा कंसिस्टेंट है और किसमें वेरिएशन ज्यादा है। तो अगर एडल्ट की हम बात करें तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल देते हैं। क्यों, इसलिए निकालेंगे क्योंकि मीन हाइट दोनों की अलग अलग। अगर एक होती तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन की बेसिस पर कंक्लूजन निकाल सकते थे, लेकिन जब भी अलग अलग होगा तो हमको कोएफिशिएंट ही निकालना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको 10 मिल रहा है, डिवाइडेड बाय मीन आपकी वैल्यू 160 है, मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो आपको मिलेगा 6.25%। जबकि चिल्ड्रन की अगर हम बात करें तो चिल्ड्रन के स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मींस 50 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 100 इक्वल टू 8.33%। तो ये जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है ये हमेशा परसेंटेज में हम लिखते हैं। आप देख सकते हो कि अगर एडल्ट की देखें तो उसमें वेरिएशन 6.25% है, जबकि अगर चिल्ड्रन की देखें तो 8.33% है। इसका मतलब किसमें वेरिएशन ज्यादा है, बच्चों में ज्यादा है, उनका डेटा कंसिस्टेंट कम है, उनकी हाइट में वेरिएशन ज्यादा होता है 8.33%। इस तरह से आपका क्या हो गया, आपको एक कंक्लूजन निकाल दिया कि बच्चों की हाइट में ज्यादा वेरिएशन होता है कंपेयर टू एडल्ट। तो ऐसे एक आपको एक प्रॉब्लम देता हूं, आप इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताइएगा मुझे। प्रॉब्लम 3 में देखिएगा, द रन स्कोर्ड बाय 3 बैट्समैन इन अ डिफरेंट इनिंग्स आर गिवन बिलो। मतलब क्या हुआ, कुछ 3 प्लेयर्स हैं,
3 प्लेयर है, player 1, player 2 and player 3, और suppose you are in the selection committee and you have to select only 1 player. आपको क्या करना है, ये 3 प्लेयर का रिकॉर्ड आपके सामने रखा गया है और आपसे ये पूछा जाता है कि इन तीनों में से अगर आपको सिलेक्शन करना हो तो किसको सिलेक्ट करोगे। तो अगर सिलेक्शन देखना चाहे तो आप देखिएगा, तो सिलेक्शन अगर इनको किसको करना चाहिए तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी निकालना पड़ेगा। जब आप मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी निकालेंगे तो हो सकता है कि अगर मेजर ऑफ सेंटर, अगर मीन किसी का सबसे ज्यादा है तो आप उसको सेलेक्ट करेंगे। बाय द वे अगर दो लोगों का मीन सेम हो गया तो आप किसको सेलेक्ट करेंगे, ऑब्वियस उनको सेलेक्ट करेंगे जिसके डेटा में कंसिस्टेंसी ज्यादा होगी। तो आप करके बताइएगा। तो आप इसमें कोएफिशिएंट ऑफ ऑब्वियस है, मैं आपको हिंट दे देता हूँ, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करना, क्योंकि जो रेंज है क्वार्टाइल डेविएशन है या मीन डेविएशन है उनको हम ज्यादा यूज नहीं करते अब, उनकी अपनी लिमिटेशन है। तो आप क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालिएगा, फिर आप कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालिएगा, देखिएगा किसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस सबसे ज्यादा आ रहा है। तो जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस सबसे ज्यादा आएगा उसमें ज्यादा वेरिएबिलिटी होगी, मतलब वो जो बैट्समैन है उसमें ज्यादा कंसिस्टेंट नहीं है, और जिसमें कम परसेंटेज आएगा मतलब उसकी जो परफॉर्मेंस है क्रिकेटर की वो कंसिस्टेंट है। मतलब आपको डिसाइड करना है कि आप क्या चाहते हो कि जो हमारे प्लेयर हो वो कोई जाए तो 100 मार के आए फिर दोबारा 0 हो जाए वो चलेगा, या ऐसा प्लेयर आप चाहोगे कि जो हमेशा एक जैसे मार्क्स वो लेके मार्क्स जो है स्कोर करके आए, मतलब एक बार वो इनिंग में उतर गया तो 50 मार्क्स तो 50 रन तो मार के ही आएगा, ठीक है ना। तो आप आपको बताना है, अभी तक हमने जो मेजर ऑफ डिस्पर्सन में बात किया कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस की या स्टैंडर्ड डेविएशन की, उनके बेसिस पर आपको बताना है कि आप प्लेयर 1, 2 या 3 में किसका सिलेक्शन करेंगे और क्यों करेंगे। ऑब्वियस है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस के बेसिस पर करेंगे। तो ये डेटा का प्रॉब्लम का सलूशन निकाल के हमें बताना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेजर ऑफ डिस्पर्सन समझ में आया होगा। अगर आपको अगर समझ में आया है तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं और आप इसे शेयर भी कर सकते हैं, ताकि आप जैसा कोई बच्चा अगर है जो स्टैटिस्टिक्स में सफर कर रहा है, उसको बायोस्टैटिक्स में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इन वीडियोस को, सिंपल से वीडियोस को, ट्यूटोरियल को देख करके वो भी पढ़ सके आपकी तरह। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, बाय, जय हिंद।